हेलो विवान। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और मैं अरेंजमेंट लेक्चर लेने के लिए आया हूँ। और हम लोग बात कर रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस में। तो पहला चैप्टर हम लोग देख चुके थे आपका सत्ता की साझेदारी। आज इसी में हम सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। संघवाद किसको कहते हैं? क्या कोई संघ है, कोई जुड़ाव है, और आखिर में ये है क्या? इस पूरी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। और संघवाद की अवधारणा कहाँ से सबसे पहले आई, इसको भी हम लोग आपका देखेंगे। सेकंड चैप्टर है आपके सामने, आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे और उसी परिचय के साथ हम चैप्टर को धीरे धीरे करके सारी चीजों को एक एक करके बड़े अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का। कह रहे हैं पिछले अध्याय में हमने गौर किया। गौर का मतलब होता है ध्यान देना, कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर, आपका ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा सीधा बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र की सत्ता का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जब सत्ता का बंटवारा हुआ तो उसे आम रूप में संघवाद कहा गया। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग इलाकों के साथ रहना चलाना संभव हो पाता है। ध्यान दीजिए, अलग अलग इलाकों को इसमें साथ चला पाना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भाग में संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित जो आपके सिद्धांत हैं उनका आपका व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। संघवाद को मजबूत करने की नीति और राजनीति पर विश्लेषण किया जाएगा। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघ को नए और तीसरे यानी कि शासनिक पर आपकी चर्चा करें। चलिए एक थोड़ा सा चीज मैं आपको एक ब्रीफ में समझा। देखिए, हमारे यहाँ जो आपका सरकार का जो स्वरूप है, स्वरूप यानी कि जो हमारे यहाँ सरकार पाई जाती है, बेसिकली वो आपका 3 स्तरों पर हमारे यहाँ सरकार देखने के लिए मिलती है। पहला जो स्तर है जिसको हम कहते हैं केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार। दूसरा हो गया आपका राज्य सरकार, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका स्थानीय स्तर की सरकार, यही मिलती है। इतना देखा होगा। इस केंद्र लेवल पर अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो पीएम हेड होता है, प्रधानमंत्री, और यहाँ पर आपका सीएम, और यहाँ पर आपका ग्राम प्रधान। भाई ये तो है यहाँ के प्रमुख, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ कानून ऐसे हैं जो केवल सेंट्रल बनाती है, कुछ कानून ऐसे जो केवल राज्य बनाते हैं, और इनके लिए यहाँ पर आपके कानून बनाकर दोनों भेजते हैं। और मुख्य रूप से कि जो आपका स्टेट है वो राज्य के लिए कानून बनाती है, मतलब जो आपका स्थानीय निकाय है, सरकार है, उसके लिए कानून बनाकर भेजती है, कानूनों को पारित करती है। जो आपका आम स्वरूप आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, या जो आम स्वरूप आपको इसमें पाया जाता है। क्लियर है? तो इन तीनों क्षेत्रों पर मतलब जो आपके तीनों स्तर है, इन पर काम करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग अलग है, और अलग अलग मीनों में थोड़ा सा इनको आपका समझाया गया है। थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग सकता है, अलग भी लग सकता है, थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप संघवाद यानी कि फेडरलिज्म इज्म आपको समझ आए। देखिए, यूएस राज्यों का संघ है, कनाडा राज्यों का संघ है, यानी कि कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर एक यूनाइटेड एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यूएस को अगर देखोगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये बहुत सारे राज्य एक साथ संयुक्त होकर आए हैं, इसलिए कैसे बना है यूएस। जैसे कैलिफोर्निया स्टेट और अलग अलग स्टेट, मैक्सिको स्टेट, इस तरीके से स्टेट से बनने के बाद क्या बना है, यूएसए बना है, ठीक है। जैसे क्या था, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्या था, पहले आपका यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, क्लियर था। ऐसे ही भारत संघ है। तो हमारे यहाँ जो भारत संघ है
हमारे यहाँ जो आपके राज्य हैं वो किसी संधि, किसी समझौते से नहीं, किसी संधि या समझौते से नहीं है। यहाँ सब राज्य हैं और सब राज्य के अपने अपने जो कुछ कानून हैं, अपनी अपनी विधायिका है, एजुकेटिव है, ठीक है, लेकिन उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए समझेंगे तो और अच्छा आएगा। एक बार से फिर हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को समझते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम में पढ़े थे, यहाँ तमिल लोग थे, यहाँ पर आपका कैसे आपका डेनिश, डच, जो आपका फ्रेंच बोलने वाले थे, उनके विषय में पढ़ा था। और आपको याद होगा कि बेल्जियम संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए, केंद्रीय स्तर की शक्ति की कमी करना ही था। ये सरकार प्रांतीय स्तरों को दिए गए, बेल्जियम में उसके पहले प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और एक अपने अधिकार थे। फिर भी उन अधिकारों को केंद्र द्वारा दिए गए और केंद्रीय स्तर पर सरकार को वापस ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में प्रांतीय अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। कुछ ऐसे राइट्स इनको मिल गए जो ये अब केंद्र पर आपका डिपेंड आपका नहीं रहेगी, यानी कि अब इनको बहुत सारे बदलावों के लिए केंद्र सरकार पर आपका निर्भर होने की जरूरत आपका नहीं है। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली में ले ली है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से भी एकांत शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश में बच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था में कायम रहे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाई के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था दो स्तरों पर सरकार पर होती है। इसमें एक स्तर पर सरकार पूरे देश की होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। समझिए, केंद्र स्तर पर कितने लेवल में सरकार है, तो ध्यान दीजिए, दो स्तर पर, एक केंद्र के स्तर पर और एक कौन सी है आपका राज्य के स्तर पर। ये हमको जरूरी बताया गया है। और केंद्र सरकार क्या होती है, पूरे देश के लिए होती है और राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उन पर काम करती है। फिर है आपका राज्य सरकार, जिनको हम बहुत जगह आपका प्रांत यानी कि प्रोविंसेस कहते हैं। वाक्य लेवल की सरकार है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, शासन की सत्ताओं को सरकार पर अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और उनको बनाने का भी काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक दृष्टि से ठीक उल्टी है। कैसी है? एकात्मक शासन व्यवस्था से उल्टी है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता, जो केवल केंद्र है, केंद्र के पास ही क्या थी, सारी शक्ति थी। अब यहां क्या है, यहां संघ है, यानी कि संघ मतलब, ध्यान दीजिए, शक्तियों का बंटवारा। कैसा है? शक्तियों का बंटवारा है। किस किस में बचा है शक्तियों का बंटवारा? तो केंद्र और राज्यों में आपका क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। ठीक, तो कैसी है? एकात्मक शासन के ठीक उल्टी है, जहां केंद्र ही सब कुछ करेगा। अब यहाँ राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग है। अभी आपने पढ़ा है ना कि अब केंद्र को, अब राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यही है संघवाद। जब भी संघवाद का मतलब आए, सिंपल डेफिनेशन, पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का बंटवारा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि पावर ऑफ सेपरेशन क्या है आपका, संघवाद। ठीक, एकात्मक शासन व्यवस्था के स्तर पर होता है, बाकी शासनात्मक व्यवस्था एक ही स्तर पर होता है, बाकी इकाई उनके अधीन आपका काम करती हैं। केंद्र स्तर पर ये सारी चीजों को हम इसमें आपका देखते हैं। ठीक, अब ये इसमें आपका आप गौर करके अच्छे से देख सकते हैं। संघीय राजनीतिक व्यवस्था, महासागर को देखिए। ठीक, कहां कहां पर है? कनाडा में है, यूएस में है, ब्राजील देखने को मिलेगा, रूस, भारत, नाइजीरिया, इथोपिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम,
ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ये कुछ ऐसे वर्ल्ड की कंट्री हैं जहां पर आपका संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल। एक बार इतना देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। सरकार राज्य को कुछ खास तौर के आदेश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार जो है कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं है। कुछ मामलों में उसको ऐसी पावर है कि वो सेंट्रल को आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी आंसर के लिए। ये दोनों सरकारें अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही है, तो इनकी जवाबदेही आपका बेसिकली किसके प्रति है? लोगों के प्रति इसकी जवाबदेही। आइए संघीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। तो संघीय व्यवस्था की कुछ आपकी व्यवस्था है, उनको गौर करें। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है। कितने? 2 या 2 से अधिक। जैसे स्थानीय स्तर की तीसरी सरकार। दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। देखिए, अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, सेंट्रल भी है और स्टेट भी है और लोकल बॉडी भी है, और सब किस पर काम करती हैं? नागरिक समूहों पर कानून बनाने और वसूलने का प्रशासन का अधिकार उनका अधिकार क्षेत्र है, और अपने एरिया के क्षेत्र में ये चीज लागू होती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, बिल्कुल साफ है, और उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए सरकार संविधान के शासित और प्राधिकरण की गारंटी की सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। तो मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले आपका नहीं बदल सकती, उसे दोनों स्तर की सरकार की सहमति की जरूरत होती है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर की चीजों को लेकर। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ आपका जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू करने के लिए अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं सोचा कि चलिए आज हमने बना दिया है, सुबह हम इसको लागू कर देते, नहीं, आधे से अधिक स्टेट ने उसको पारित किया। आपका कैसे आया था समान नागरिक? तो आपका संहिता आई थी, आर्टिकल 44 को पढ़िएगा, आप लोग मौका मिले तो पढ़िए, जो आर्टिकल हमारा 44 है। उत्तराखंड पहला राज्य है इसको लागू करने वाला, थोड़ा पढ़ें इसे गौर करके। तो कुछ 2 लेवल पर भी होता है। अदालतों को संविधान और आपका विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधीन अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों क्या है? संविधान और उसकी चीजों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकार और विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। मान लीजिए किसी चीज को लेकर स्टेट और सेंट्रल के बीच कोई आपका डिस्प्यूट हो गया, तो उसके लिए कौन निपटाएगा? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अपने अनुसार पैसा खर्च कर सकते हैं कहीं से, मतलब एक वेल फाइनेंस आपका तरीका होगा जहां उसको मैनेजमेंट लागू होगा, और उसी के आधार पर वो आपका जो राजस्व के स्रोत हैं वो उनको भी निर्धारित करेगी कि पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा। इसी प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, कि जो लोकल एरिया में जो विविधता है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना। यही कारण संघीय व्यवस्था का गठन और कामकाज की 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों स्तर, हाँ, आपके सरकार की सत्ता के बंटवारे के नियम की सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। कैसा हो? सहमति हो और एक दूसरे पर भरोसा हो, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को माने, आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों के पक्ष के हों, आपसी भरोसा के साथ साथ रहने वाले की सहमति इन पर होनी चाहिए। केंद्र और विभिन्न राज्य के स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा संघ में अलग अलग किस्म का होता है। यह इस चीज पर भी निर्भर करता है कि संघीय की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर गठित होती है। पहला तरीका है कि ये अधिकार स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर बड़ी कार्यवाही गठित करते हैं। दोनों स्वतंत्र अपनी संप्रभुता के साथ चलते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देते हैं और अख्तियार तय करते हैं। साथ ही संघीय बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से संघीय व्यवस्था के मुकाबले आमतौर पर प्रांतों के सम्मान का अधिकार होता है
और केंद्र सरकार को बरखरास्त ज्यादा ताकतवर होती है। संघीय शासन व्यवस्था का बंटवारा करने का दूसरा तरीका है बड़े द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। ध्यान दीजिए, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है के बीच सत्ता का बंटवारा, ये मेन इसका पॉइंट है कि यहाँ इनका ये आपका बंटवारा कर देते। ठीक, ये हमको भारत में संघीय व्यवस्था। अब भारत में किस प्रकार का फेडरलिज्म है? अब तो हमने समझा कि संघ का मतलब क्या है, संघीय कैसे है, शक्तियों का सेपरेशन है, दो लेवल पर भावन का बंटवारा है, तो किस प्रकार हम पावर ऑफ आपका सेपरेशन रखते हैं, कैसे कैसे कुछ किया गया है, ये हमको इसमें अब तक देखने को, समझने को और महसूस करने को हमको मिल गया है कि पावर ऑफ सेपरेशन कैसे है और कैसे कैसे डिफरेंसेस रूल बनाए गए हैं। ठीक है, पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को यहाँ पर विविधता को संभालने और बड़ी मुश्किल से आती है। सोचिए, भारत जैसे विशाल मुल्क में कितना मुश्किल हो गया होगा जहां बहुत सी भाषा, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता को समझने की व्यवस्था है। आइए संविधान से ही शुरू करते हैं कि एक बहुत से दुखद और रक्त रंजन विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। जानते हैं, बहुत लंबा दुखद और बहुत सारी क्रांति लड़ी, कितने हमारे वीर शहीद हुए, उसके बाद हमको एक आजाद भारत मिला। आजादी के बाद समय के अनेक रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने संविधान को राज्य का संघ घोषित किया। कैसे किया? संविधान ने भारत को राज्यों का संघ, शब्दों पर ध्यान दीजिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, इसमें संघ शब्द नहीं आया है, ध्यान दीजिए, इसमें ओनली संघ नहीं आया है। क्या आया है? भारत राज्यों का संघ है, ये शब्द आया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। ये बात सच है कि भारतीय संघ का जो गठन है संघीय शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसी के अनुसार हुआ है। आइए हम ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें और हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के प्रावधान में लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघीय सरकार, हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य केंद्र स्तर पर आपका पूरी तरह से संघीय है, ठीक, का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन एक तीसरा स्तर पर जोड़ दिया गया है। ठीक, किसी संघीय व्यवस्था में अपने तीसरे स्तर का शासन व्यवस्था को अलग अलग अधिकार है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये सूची इस प्रकार है। सबसे पहले संघ सूची में आपका प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, देखिए सेपरेशन किया गया है आपका पावर का केंद्र और राज्य के रूप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर का आपका सेपरेशन है। 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 लिस्ट दी गई हैं और उन्हीं 3 सूचियों के अनुसार चीजों को रखा गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बना सकता है, एक है समवर्ती सूची जिसमें मिलकर कानून बनाते हैं। इन 3 ही शेड्यूल के अनुसार आपकी चीजों को रखा गया है भारत में पावर ऑफ सेपरेशन के लिए। इस हम संघ की अवधारणा की बात करते हैं कि भाई संघ की अपनी एक अवधारणा हो। आगे बढ़े, अब देखिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी पावर है जिनको आपका सेपरेशन रखा गया है। ध्यान दीजिए, पहला है प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के मामलों में एक तरह की नीति की जरूरत होती है, इस कारण इन विषय को संघ सूची में रखा गया है। इसमें एक ही तरह की नीति, इसलिए उनको संघ सूची में डाल दिया गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने के अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। जो विषय सेंट्रल पर हैं, केंद्र सूची के विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है। कॉपी करिए, इसको लिखिए जरूर, बिना लिखे ये आज से लेकर आप जब तक तैयारी करेंगे तब तक काम आएगा। लिखिए बच्चों इसको जल्दी से।
देख लिया, ये तो हुआ केंद्र स्तर का। अब ये है आपका राज्य विषय की सूची। जैसे पुलिस किसका विषय है? राज्य सरकार का। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं जो राज्य सूची में वर्णित हैं। सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लिखिए, इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंट कर लिखिए, ये सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है इतना ही हमने देखा, और आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।